वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम जो हमारे फर्स्ट आइटरेशन के जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एग्जैक्ट कोई मॉडल आंसर नहीं देने वाला हूँ। इसमें मॉडल आंसर नहीं है, ऐसा मतलब कि मैं बहुत एग्जैक्ट कंटेंट बताऊँ, ऐसा नहीं होगा। मैं इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्या डिमांड थी, क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मिस की हैं या नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं, है ना। मैं और किस तरह से सोचना चाहिए, डायमेंशंस कैसे, फ्रेमवर्क्स कैसे यूज़ करने चाहिए, मैं वो बताऊंगा। और कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट लार्जली जो चीज़ें इसमें चाहिए होंगी वो मैं बताऊँ, जो मतलब जो नॉन नेगोशिएबल्स होंगे वो मैं अलग से बता दूंगा, है ना। जैसे अभी इंट्रोडक्शन में मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ तो यू कैन चेंज दैट ना, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। बट एक जेनरिक बात जो है, ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो मैं इसमें दे दूंगा आपको ना, हर क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल का क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी डिमांड क्या है। ये पूछ रहा है कि क्या चेंजेस हुए थे, कब से कब तक, ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक के बीच में, है ना। और दो ही फील्ड्स में पूछ रहा है, किन दो फील्ड्स में, सोसाइटी में एंड इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसका आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट या कन्वीनियंट, जो अगर कुछ और समझ में ना तो ये कर सकते हो, वो ये है कि आप टाइमलाइन तो बता ही दो, ठीक है, या कोई भी चीज़ के बारे में पूछा तो किस पीरियड में हुई थी वो बता दो। तो इसमें आप ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक मेंशन कर सकते हो कि भाई ये दो पीरियड थे, 1500 BC से 1000 BC, और 1000 से 600 BC, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख के भी कर सकते हो, कैसे भी, जैसे भी आपको मेंशन करना, मैं एक ब्रॉड आइडिया ही दे रहा हूँ। सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा क्वेश्चन में चेंजेस पूछे गए हैं तो इट इज़ बेटर कि आप क्वेश्चन की डिमांड को भी हल्का सा एड्रेस कर दो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई दीज वर एवोल्यूशन, है ना, मतलब लेटर वैदिक जो था वो एवोल्यूशन था ऋग्वेदिक का, ठीक है। तो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, सॉरी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे जैसे रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज आए, ठीक है, आयरन बहुत प्रोमिनेंटली आना शुरू हो गया था यहाँ पे, ठीक है, लेटर वैदिक में, है ना। जैसे जैसे फिलोसफीज चेंज हुई, बेसिकली जो जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हुई वैसे वैसे सोसाइटी और इकोनॉमी भी चेंज होती गई। तो ये दो चीजें आप मेंशन कर सकते हो इन नॉट मोर देन 3 to 4 लाइंस। उसके बाद इसमें डायरेक्ट हमको आना है सेकंड पार्ट में, दैट इज चेंजेस इन सोसाइटी। इस हेडिंग को बॉक्सअप कर देना, ठीक है। और क्योंकि चेंजेस पूछे हैं, कंपैरिजन पूछा है, तो बेस्ट जो प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो टेबुलर फॉर्मेट ही है, टेबल में बनाना ही बेस्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया ऋग्वेदिक, यहाँ पे लिख दिया लेटर वैदिक। अब हम एक एक करके डायमेंशंस पकड़ते जाएं, ठीक है, और उनके डिफरेंसेस बताते जाएं टेबुलर फॉर्मेट में। तो क्या बेसिक डायमेंशंस हो सकती है सोसाइटी में, किन डायमेंशंस पे हम सोच सकते हैं, ठीक है। एक तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है उस पर, ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन, यही सब पढ़ते हैं ना हम, पढ़ते भी ये, बस ये क्या डायमेंशंस पहले से बना रखी हो, अगर दिमाग में हो कि सोसाइटी में किस बारे में सोचेंगे, किस बारे में हम बात कर सकते हैं, तो पॉइंट्स निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल सेटअप या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में, है ना, इस बारे में बात कर सकते हैं। फैमिली, किनशिप, मैरिज, इस बारे में बात कर सकते हैं। और एक बेसिक कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। मोटा मोटा यही डायमेंशंस है। और क्योंकि ये 10 मार्कर है ना, और इसमें दो बहुत क्लियर कट पूछे तो दोनों में 5 5 पॉइंट्स। और उसके अलावा और कोई डायमेंशन नहीं ना, कोई वे फॉरवर्ड नहीं देना है, कोई मेजर्स नहीं सजेस्ट करना है, गवर्नमेंट स्टेप्स, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो दोनों में 5 5 पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो ये जो डायमेंशन है इनमें से आप कोई सी भी चूज कर लो 5, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर कोई दिमाग में आती है तो वो भी चूज कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट हो गया सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे खींच दिया अपन ने, इसके बाद एक टेबल छोटी सी, तो यहाँ लिख सकते हो कि इट वॉज लेस स्ट्रेटिफाइड,
है ना। ऋग्वेदिक में इट वाज लेस स्ट्रैटिफाइड, और जैसे जैसे लेटर वैदिक तक इवॉल्व हुआ तो स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ गया था, है ना। उसके अलावा और क्या इसमें चेंजेस आए थे ऋग्वेदिक में, जो कम्युनिटीज थी वो कम आइसोलेटेड थी। ठीक है, जैसे ये समझो, ये वाली चीज मैं समझा देता हूँ। ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक, ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिटीज थी वो आपस में, मतलब क्योंकि बहुत क्लोज नेट कम्युनिटीज नहीं थी, है ना, तो आपस में इंटरेक्शन ज्यादा था। यहाँ पे आके कम्युनिटीज आपस में ज्यादा आइसोलेट होने लग गई। उसके बाद फिर आ गया ट्राइबलिज्म, ठीक है, ट्राइब्स बनने लग गई। फिर हम पढ़ते हैं कि जनपदास आ गए, ठीक है, जनपद जिन्हें बोलते हैं, है ना। ठीक है, फिर वो ट्राइब्स और बड़े हो गए, जनपद और बड़े हो गए, तो वो महाजनपद हो गए। ठीक है, फिर उनमें से एक महाजनपद, सॉरी, फिर उनमें से एक मौर्यन सबसे बड़ा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटीज आपस में कम आइसोलेटेड थी, एक दूसरे में ज्यादा इंटरेक्शन था। वो जैसे जैसे कम्युनिटी का आइसोलेशन एक दूसरे से बढ़ता चला गया, ठीक है, वैसे वैसे हम ट्राइब्स बनती गई, फिर जनपद बनते गए, फिर महाजनपद बन गए, फिर अल्टीमेटली उनमें से मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा निकल के आ गया। तो ये एक एवोल्यूशन है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन यहाँ लिख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे आप देने पड़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, बॉक्सअप करके एग्जाम्पल्स दो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ वर्ण सिस्टम था, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल था। यहाँ आप लिख सकते हो थोड़ा रिजिड था, या यहाँ कह सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि शूद्रास का कंसेप्ट नहीं था या बहुत कम था, या जो शूद्रास थे उनकी लाइफ बेटर हुआ करती थी, यहाँ पे कंपेरेटिवली उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। यही प्रोग्रेस होता गया ना। तो इस तरह से आप इसमें ये 2 पॉइंट्स और एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी ध्यान है तो वो भी दे सकते हो। सेकंड हम लिख देंगे क्या, स्टेटस ऑफ वुमेन। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ज्यादा फ्रीडम थी, ठीक है, ज्यादा पार्टिसिपेशन था किस चीज में, इन पब्लिक लाइफ, है ना। यहाँ पे कम था। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भाई, ये सती का दे सकते हो कि सती नहीं थी, विडोरी मैरिज का वो था। ठीक है, दूसरा इसमें आप बता सकते हो कि भाई मैरिज में चॉइस पूछी जाती थी, ज़्यादा प्रोमिनेंट थी ये चीज़, ठीक है, समितिज के इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे women। यहाँ पे ये सब होना बंद हो गया था। रुको इसमें पेज ऐड करने दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा क्या, रिलीजियस एंगल, ठीक है, रिलीजियस चेंजेस। तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा ऋग्वेदिक में ज़्यादा नेचुरलिस्टिक था, नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। इसमें जो प्रोमिनेंट गॉड थे जो हम पढ़ते हैं वो है कि इंदिरा प्रोमिनेंट गॉड थे, है ना। यहाँ पे आते आते आइडल वर्शिप बढ़ गई थी, या इंट्रोड्यूस हो गई थी, बढ़ गई थी बोलना गलत है, ठीक है, टेम्पल भी बढ़ चुका था, ठीक है, टेम्पल वर्शिप बढ़ गई थी, ठीक है, और दूसरी तरीके के गॉड्स को वर्शिप करने लग गए थे। फिर उसी तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, ठीक है, जो किंग था वो इलेक्टेड हुआ करता था बाय समितिज, और वो परमानेंट नहीं हुआ करता था, टेम्पररी हुआ करता था, है ना। मतलब एक तरह से अपना लीडर चूज कर रहे थे। तो ये यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो गई थी, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सिमिलरली हम कल्चर के बारे में कुछ लिख सकते हैं। कल्चर में यहाँ लिटरेचर के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ ऋग्वेदा लिखे गए थे, यहाँ पे और वेद आगे कंटिन्यू हुए, ठीक है। और भी पॉइंट्स इस तरह से लिखे जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है। तो उसकी हेडिंग हो जाएगी क्या, ये जो पार्ट है बेसिकली हमें फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन एंड चेंजेस इन सोसाइटी लिख देना है। सेकंड पेज में हमें लिखना है चेंजेस इन इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी की क्या डायमेंशन होते हैं, क्या चीज़ हो सकती है इकोनॉमी में जब हिस्ट्री की बात करते हैं। एक तो है ऑक्यूपेशन, दूसरा है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, रेवेन्यू हो गया, एक ट्रेड हो गया, ठीक है, लैंड होल्डिंग हो गई, ठीक है, यही होते हैं। इसके अलावा एक दो कुछ और होंगे, अब मतलब जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे, इसके अलावा और होंगे एक दो कुछ और, है ना। एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं इसमें, मैंने लिखा हुआ है ना, एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी बताया जा सकता है। अब ऑक्यूपेशन क्या आती है, अगेन वही, आप फर्स्ट ऑक्यूपेशन कर दो, ऑक्यूपेशन, फिर ये ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक करके यहाँ क्या कहते हैं लाइन खींची। तो ऑक्यूपेशन क्या थी, यहाँ पे नोमैडिक थे, पेस्टोरल थे, यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, एग्रीकल्चर जो फिक्स्ड सेटलमेंट होता है वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है।
रेवेन्यू यहाँ पे वॉलेंट्री होता था ऋग्वेदिक में, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, बहुत और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होने लग गया। ट्रांजैक्शन ऋग्वेदिक में प्रॉपरली बाटर सिस्टम ही था, ठीक है। यहाँ पे कॉइनेज शुरू हो चुका था, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। निक्शा वगैरह ऐसे कॉइन्स थे, है ना, और भी इसमें कॉइन्स थे, आप और देख सकते हो, मुझे यही एक ही याद आ रहा है ना। लैंड होल्डिंग में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, लैंड होल्डिंग में ऋग्वेदिक में कम्युनल लैंड होल्डिंग होती थी, कम्युनल या विलेज लेवल पे, ठीक है। एक विलेज पूरा जो है वो पूरे लैंड को का ओनर होता था, कलेक्टिव ओनरशिप होती थी। यहाँ तक आते थे अर्बनाइजेशन थोड़ा थोड़ा आने लग गया और इंडिविजुअल ओनरशिप आने लग गई, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने लग गया, इसीलिए उसी की मैं जो बताता हूँ कि कम्युनिटी क्लोजनेट होने लग गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आते ही कम्युनिटीज क्लोजनेट होने लगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे कम्युनिटीज से बचा लें। देन उसका एवोल्यूशन हुआ ट्राइब्स में, देन वही महाजनपद, जनपद, ऐसे करके, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का, सॉरी, यहाँ इस आंसर का कंक्लूजन, ठीक है। देखो हिस्ट्री वाले में मैंने बताया था कि या तो उसके नेक्स्ट इवेंट से बात करो आप, ठीक है, या कहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोग्रेस पीक करी, ये जो एवोल्यूशन है, ये जो प्रोग्रेस है वो कहीं पे जाके पीक की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता में जाके ये जो सोशल चीज़ें, जो एवोल्यूशन है, ये पीक कर गया था, ठीक है। इन अ पॉजिटिव वे ये पीक कर गया था, क्योंकि ये गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड कल्चर था और इकोनॉमी बहुत पूछ की थी। ऐसा नहीं, उसके आगे ये सेम सोसाइटी हर्षा के टाइम तक भी गई थी, मिडिवल टाइम पे भी गई थी, ठीक है। तीसरा है कि आप प्रेजेंट डे की रेलेवेंस बता दो। इस केस में बेस्ट वुड बी दिस, बिकॉज ये वाली जो चीज़ है ये ऐसा कंक्रीट नहीं है कि गुप्ता पे जाके अब पूरी सोसाइटी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक में हम बोल सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशन था यहाँ जाके रुक गया, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है, ये अर्बन थी, यहाँ ट्रेड ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। बट ये चीज़ यहाँ गुप्ता के लिए हम ऐसा गुप्ता हर्षम इसमें नहीं बोल सकते, तो ये इतना सही नहीं है। नेक्स्ट इवेंट जैसा इसमें कुछ है नहीं, या चाहो तो ये कम्युनिटी वाला जनपद महाजनपद वाली बात कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप ये लिखो कि उस टाइम के सोसाइटी के और इकोनॉमी के जो एलिमेंट्स हैं वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी वैसी बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। एक आध चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, है ना। ऋग्वेद और वैदिक कल्चर अभी भी हम फॉलो करते हैं इंडिया में, है ना। तो इसका कंक्लूजन बेस्ट मेरे ओपिनियन में यही रहेगा कि इसकी रेलेवेंस बताओ आप कंटेम्प्रेरी पीरियड, कंटेम्प्रेरी टाइम में, ठीक है। हिस्ट्री में यही है, हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन में शुरू करो उसकी टाइमलाइन बता के, दिस इज दी सेफेस्ट, मतलब अगर कुछ और समझ में ना आए तो ये सेफेस्ट होता है, ठीक है। और कंक्लूड करो प्रेजेंट रिलेवेंस या उसके नेक्स्ट इवेंट पे, ठीक है, उसका जो एवोल्यूशन था उस पे, है ना। ये चीज़ें बेस्ट रहती है ना एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये GS2 का है। व्हाट चेंजेस द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है। रिसेंटली का मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि 2014 से, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट ये जो एनडीए गवर्नमेंट के दोनों तीनों टर्म्स हैं उसी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, ये पिछले 10 साल की बात कर रहे होंगे। Suggest measures to be adopted to build the trust between center and states and for strengthening federalism, ठीक है। देखो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो QI है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन या डिमांड, अगर हम देखें तो दो डिमांड है इसकी, ठीक है। फर्स्ट डिमांड तो ये कि डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई क्या चेंजेस आए, ठीक है। किसने किए, यूनियन गवर्नमेंट ने, किस चीज़ में, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के अंदर, है ना। सेकंड ये बोल रहा है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है, सजेस्ट मेजर्स, ठीक है, किस चीज़ के लिए, दो चीज़ों के लिए। एक तो क्या कि ट्रस्ट इंक्रीज कर सकें, दूसरा फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों के लिए अलग अलग से पॉइंट लिखने का उतना सेंस नहीं है, दोनों के एक ही साथ ही पॉइंट्स लिखना, एक ही हेडिंग के अंदर पॉइंट लिखना बेटर है, और दोनों मिला के एटलीस्ट 7-8 इसमें पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग फेडरलिज्म में कुछ कुछ पॉइंट्स अलग आ सकते हैं, तो टोटल मिला के इसमें 7 to 8 क्वेश्चन पॉइंट्स होने चाहिए। ऑल्सो दिस इज अ 15 मार्कर, ठीक है, GS2 का एक क्वेश्चन है। आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में जो सबसे कॉमन अप्रोच मैंने देखी और जो कि सही भी है वो ये है कि आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर दो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11th एंड 12th जो है वो इट डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये आप इसमें आर्टिकल नंबर चाहो तो वो अगर याद है तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना आप लिख सकते हो। बट इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन का एसेंस इज फेडरलिज्म। हमेशा क्वेश्चन देखा करो कि सिलेबस के किस पार्ट से आया है, किस टर्म से आया है। तो ये फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन वाले से आया है, ठीक है। इसका एसेंस इज फेडरलिज्म। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इंट्रोडक्शन में कुछ फेडरलिज्म के बारे में एक लाइन लिख दें हम, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई कुछ भी जेनरिक सा आप लिख सकते हो, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू फेडरलिज्म आप जेनरिक सा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई सेंटर गुड ट्रस्ट बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऐसा कुछ भी, है ना। या इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है वो है रीसेंट चेंजेस। तो आप इसको भी एड्रेस कर सकते हो कि रिसेंटली इन पास्ट फ्यू इयर्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशन इन द डोमेन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड लेजिस्लेशन। इन दोनों में से कोई भी एक बार ले सकते हो। दोनों ये तीनों ये तो लिखनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला ये मेंशन करना, तो आई वुड सजेस्ट कि कर दो। और इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, ठीक है, इस वाले इन दोनों में से, क्योंकि तीनों लिखने की इतनी तो जगह है नहीं। हमारा इंट्रोडक्शन शुड बी नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। सेकेंड पार्ट इसमें आएगा कि हम रिसेंट चेंजेस बता दें। डायरेक्ट पूछा भी है ना। तो रिसेंट चेंजेस हम बता दें, ठीक है। 15 मार्कर है तो इसमें आराम से 5-6 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। पूरा जो फर्स्ट पेज है वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, देखिए इसका इस पे स्पेंड कर सकते हैं। जैसे समझो इसका आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं पहले ही बता दूं। इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड क्या हो गया, रीसेंट चेंजेस हो गया, ठीक है। स्टेप्स टू बी टेकन हो गया, और कंक्लूजन हो गया। अब इसमें हमको 2.5 पेजेस तक एटलीस्ट भरने हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के फर्स्ट पेज तक आ जाए, ठीक है। ये पूरा जो है एटलीस्ट नेक्स्ट 1.25 पेज तक चले, ठीक है। और फिर कंक्लूजन जो है वो ऑब्वियसली वो तो मतलब टोटल मिला के एंड तक होते होते 2.5 पेज तक खत्म हो जाएंगे। उतने में उतने भी अगर आंसर लिखते हो ये वाला तो चलेगा, है ना। रीसेंट चेंजेस, अब रीसेंट चेंजेस क्या है, देखो ये सबको पता ही है, ठीक है। जीएसटी है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस में रूल्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। नीति आयोग बन गया है। उसके अलावा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आ गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, ठीक है। एपिडेमिक्स एक्ट था, ठीक है। ओहो, एपिडेमिक्स एक्ट था, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी आई रही है, हमें पता ही है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 7 के अंदर भी में जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंक्रीजिंगली लॉज बना रही है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आ चुकी है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो पहले से बढ़ गई है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है वो कम हो गई हैं, ये सबको पता है। बट इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, देखो हम जब ये पढ़ते भी हैं लक्ष्मीकांत में भी, तो भी हम 3 हेड्स में पढ़ते हैं। वो 3 हेड्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव। तो वही सेम इसमें भी लिखना चाहिए कि भाई लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या लाए हैं और फाइनेंशियल चेंजेस क्या लाए हैं। इसके अलावा चाहो तो अगर कहीं नहीं आ रहा है तो या तो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अदर भी करके लिख सकते हो, नहीं तो इस केस में इंस्टीट्यूशनल भी लिख सकते हो, है ना। जैसे नीति आयोग आ गया वो यहीं आ सकता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग कर दिया, है ना। तो यही सारे जो पॉइंट्स हैं वो इन 3 हेड्स के अंदर, इन 3 सब हेडिंग्स के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। 4 मान लो। लिखने का ये तरीका है ढंग से, अगर लिखने का जो जिसमें ईज ऑफ रीडिंग भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, वो लिखने का ये तरीका है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आएगा इसमें, ठीक है, जो मेजर्स पूछे, ठीक है। मेजर्स टू इंक्रीज सेंट्रल स्टेट ट्रस्ट बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये भी सब बना के ही गए होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बट इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसकी हेडिंग सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ठीक है। हर कोई ये लिखने ही वाला है ना कि भाई
इंटरस्टेट काउंसिल्स को, एक तो इंटरस्टेट काउंसिल लिखो तो आर्टिकल 263 साथ में लिख देना, आर्टिकल 263 263 है ना, ये 262 तो उसका है, जो भी इसका आर्टिकल है यार, अब याद नहीं आ रहा है ना। तो वो ये हर पे लिखेगा इंटरस्टेट काउंसिल है ना, लेकिन इसको किस हेडिंग के अंदर, किस सब हेडिंग के अंदर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर, है ना। अच्छा, अब इसमें एक और कैच है कि इस वाले टॉपिक पे बहुत सारी कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और सब इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, वो कमिटीज का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। तो कमिटीज ऐसे टॉपिक्स में जहाँ बहुत सारी कमिटीज होती हैं, उनके काफी सारे रिकमेंडेशन होते हैं, उसको लिखने का तरीका ये है कि एक तो आप ऊपर लिख दो कि भाई कमिटी रिकमेंडेशंस, ठीक है, और फिर क्या करो, पहले ऊपर लिख दो सरकारिया, फिर उसके तीन, दो तीन जो भी रिकमेंडेशन हो, ठीक है, पूंजी लिख दी, ठीक है, उसके तीन चार जो भी रिकमेंडेशन है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। इससे थोड़ा बेटर तरीका मेरे को जो लगता है वो ये है कि आप तो अपनी रिकमेंडेशन लिखो, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन है आप वो लिखो, है ना। जैसे आपने रिकमेंडेशन लिखी कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिख दिया, और एंड में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो सरकारिया कमेटी, सरकारिया कमीशन कमेटी जो भी थी, है ना। ये मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है ना। अच्छा, अब जैसे ये हो गया कि भाई अब मैंने, हाँ, अब इसमें एक और चीज थी वेगनेस, मैंने जो आंसर्स में देखी, लोगों ने कहीं स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था कि स्ट्रेंथन आईएससी, स्ट्रेंथन इंटर स्टेट काउंसिल। व्हाट इज दिस स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन तो बहुत वेग सी जेनरिक सी चीजें तो कोई भी बोल सकता है, ऐसे तो आप सीधे लिख दो ना कि स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, ठीक है, कहीं लोगों ने लिखा था स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यू नीड टू गिव स्पेसिफिक सजेशंस, जितना जहां तक हो सके। कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे सजेशंस उतने स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा, बट आपको जितना हो सके स्पेसिफिक लिखना है। तो जैसे आईएससी में है तो क्या स्पेसिफिक सजेशन होता है, एक तो या तो आप सरकारिया का वाला लिख दो, ठीक है, ठीक है, आप किसी कमीशन का नाम लिख दो चलेगा, नहीं तो आप खुद का बता सकते हो कि जैसे क्या कि भाई इनकी मैंडेटरी मीटिंग्स होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो, हर 6 मंथ्स में, हर एक साल में, 2 साल में, जो भी आपका मन है, कि भाई इट शुड मैंडेटरीली मीट, है ना। आप खुद से लिख सकते हो, अगर इसमें रिकमेंड सरकारिया याद आ गया तो उससे लिख दो, बट रिकमेंडेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है इशू कि लोग इसमें नॉर्म दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो सेंट्रल स्टेट्स का ट्रस्ट, दूसरा फेडरलिज्म। लोग केवल नॉर्मली फेडरलिज्म पे ही पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन ट्रस्ट को कैसे आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि भाई सेंटर शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया। आप देख सकते हो कि इफ मेकिंग, नीचे एक पॉइंट लगा के, ठीक है, देयर शुड बी जॉइंट कमिटी विथ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, दिस विल इंक्रीज ट्रस्ट, ठीक है, ये ट्रस्ट को इंक्रीज करने का एक तरीका हो जाएगा। तो आपने ट्रस्ट वाले पार्ट को भी एड्रेस कर दिया, पॉइंट्स में दिखना चाहिए दैट यू आर मेंटेनिंग अ बैलेंस, मतलब दोनों ट्रस्ट और फेडरलिज्म दोनों पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस, है ना, एक तरफ लीन नहीं करो, जबकि दोनों के पॉइंट्स काफी सिमिलर ही है, बट स्टिल आपको पिन पॉइंटेड फोकस करना है कि हाँ देखो ट्रस्ट के लिए ये चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे गवर्नर का आ गया, हाँ एक और आ गया, ठीक है, जैसे गवर्नर के ऑफिस को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है, ठीक है, काफी एक्सपर्ट्स उनके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो ऑफिस है फॉर बीइंग बायस्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप क्योंकि गवर्नर के लिए आप कुछ स्पेसिफिक तो बता नहीं सकते, ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है कि गवर्नर को जो है वो ये ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स तो हम कम करेंगे नहीं गवर्नर की, ठीक है। या तो आप यही सजेशन दे दो कि डिस्क्रिशनरी पावर शुड बी रीलुक्ड, इट इज टाइम टू रिविजिट डिस्क्रिशनरी पावर्स, और यू कैन, इन माय ओपिनियन सेफर थिंग वुड बी टू राइट कि भाई गवर्नर का जो रोल है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है, एज पर रिकमेंडेड बाय XYZ कमीशन, ठीक है। गवर्नर के इम्पार्शियल रोल के लिए बहुत सारी कमीशन कमिटीज ने बोला, सरकारी या पूंजी सेकेंड ईयर से सबने बोला है ना। तो हम ये चीज भी लिख सकते हैं, दिस इज अ सेफर थिंग, कि एक सजेशन भी दे दिया कि यार गवर्नर शुड बी इम्पार्शियल, ठीक है, शुड बी फेयर इन हिज जजमेंट एज रिकमेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कमीशन। तो ये उतना जेनरिक भी नहीं रहा पॉइंट, हाँ जितना हो सके स्पेसिफिक रहना है, बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि कभी एक बार जेनरिक भी हो जाती है चीज़ें, उतना चलता है। अब इसमें गवर्नर का हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फाइनेंशियल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, ठीक है, मोर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का एलोकेशन और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उनकी टैक्सेशन पावर बढ़ानी चाहिए,
जीएसटी काउंसिल में आप कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हो, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए क्या कर सकते हो, इस हेडिंग के अंदर 2-3 आप पॉइंट्स दे सकते हो। टोटल इसमें 7-8 पॉइंट्स आ जाने चाहिए अलग अलग हेडिंग्स के, सब मिला मिलू के, ठीक है। और इसमें कंक्लूजन, इसके अंदर कंक्लूजन कैन बी जेनरिक, ठीक है, विजनरी, ठीक है। फेडरलिज्म का, क्योंकि वे फॉरवर्ड ऑलरेडी पूछ लिया है ना, वे फॉरवर्ड क्वेश्चन का पार्ट था, तो इसमें वे फॉरवर्ड दोबारा देने से बेटर है कि कुछ आप विजनरी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना, बेडरॉक है फेडरलिज्म और ये सब ना, ऐसा कुछ और लैंग्वेज चेंज करके बना सकते हो, या फिर इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी एक कोट है, कि एक्चुअली 2-3 अच्छे अच्छे कोट्स है ना फेडरलिज्म के ऊपर, है ना, तो वो लिख सकते हो। ये ना लिख के याद करके लिख लेना कहीं पे नोट्स में, तो फेडरलिज्म में कुछ समझ में ना आए तो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट डाल सकते हो, बहुत अच्छा कोट है वो ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इनके 2-3 बहुत अच्छे कोट्स हैं, वो आप डाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन अपना GS3 से है, 2024 का PYQ है ये। सॉरी, इल्यूसिडेट द इम्पोर्टेंस of buffer stocks for what, stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with storage of buffer stocks? इस क्वेश्चन में, और डिस्कस, इस क्वेश्चन में एक जो चीज सबने गलती की है ना, वो मैं बता देता हूँ। इसका QI या डिमांड क्या होगा, क्वेश्चन रिपीटेशन और डिमांड इसकी क्या है। दो डिमांड है इसकी। पहला तो ये है कि बफर स्टॉक की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है ये, बट बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। किस चीज के लिए पूछ रहा है, एग्रीकल्चरल प्राइजेस के लिए, एंड फॉर नथिंग एल्स। इसमें क्या हुआ है, लोगों ने अपने पॉइंट्स में, इनफैक्ट कई लोगों ने जिन्होंने कोचिंग वगैरह के आंसर्स से देख के लिखा है, तो कोचिंग वालों ने भी यही किया हुआ है, सब ने डाइग्रेस किया है इसमें। सब इन जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स बता रहे हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए, फार्मर्स के लिए, इन सब के लिए। भाई वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, एग्रीकल्चर प्राइजेस इन इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही पूछा है। वी हैव टू स्टिक टू दिस ओनली, ठीक है। एंड इट्स अ 15 मार्कर ऑल्सो, तो इसमें पॉइंट्स भी हमें ढंग से लिखने पड़ेंगे। सेकेंड डिमांड इज चैलेंजेस इन व्हाट, स्टोरेज, ठीक है। और ये जेनरिक स्टोरेज बोला है, बफर स्टॉक स्पेशल, स्टोरेज की स्पेलिंग स्टोरेज, GE, तो इसमें बफर स्टॉक के ऊपर नहीं पूछा, इस स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक्स है उसकी बात करनी है, ये भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना। अब इसका क्या आंसर स्ट्रक्चर होगा, मैं पहले इसका आंसर स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ। पहले तो हम दे देंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बताएंगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक, ठीक है, चैलेंजेस इन स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक, और इन चैलेंजेस के लिए एक वे फॉरवर्ड, देन एक कंक्लूजन, ठीक है। तो इसे 15 मार्क करके अपने 3 पेज पूरे इसमें आराम से भर जाएंगे। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फर्स्ट आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसके क्या लिखना है, देखो, अगर मतलब जो बेस्ट इंट्रोडक्शन जो इसमें हो सकता है व्हेन इट कम्स टू बफर स्टॉक, या व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो बेस्ट चीज़, जो बेस्ट अप्रोच है, दैट इज डेटा, कि आप डेटा यूज़ कर लो कि भाई इंडिया के पास 80 मिलियन, 70 मिलियन टन, 80 मिलियन, ऐसा कुछ ही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उतना बफर स्टॉक इंडिया मेंटेन करता है, ठीक है। और ये बफर स्टॉक जो है, ये रिकॉर्ड हर साल, मतलब इसका रिकॉर्ड ये लोग तोड़ देते हैं, और इट इज़ मच मोर देन आर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, है ना। तो इतना हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। पर अगर डेटा नहीं मालूम, वैसे पता होना चाहिए, बफर स्टॉक इज एन इम्पोर्टेंट, इसका डेटा आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता, तो इसमें फिर दूसरी अप्रोच मेरे हिसाब से रहेगी कि आप डेफिनेशन दे दो कि बफर स्टॉक एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दो चीजें बता दो। नॉर्मली इस क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, लोग क्वेश्चन को ही रिफ्रेज कर देंगे, जेनरिक सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। मेरा सजेशन है वो जेनरिक सा इंट्रोडक्शन ना दिया जाए, क्वेश्चन को रिफ्रेज ना किया जाए। इसमें डेटा सबसे सही चीज़ है, अगर नहीं आती तो डेफिनेशन की बफर स्टॉक एग्जैक्टली होता क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ये 3 से 4 लाइंस में ये बताया जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद आया कि भाई उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो, समझो इस बात को, इम्पोर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स इन स्टेबलाइजिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस। ठीक चल रही है ना स्क्रीन, ठीक चल रही है।
देखो ये दो ही चीज़ों में बच सकती है, ठीक है, इसके दो ही चीज़ें हो सकती है। पहला क्या, कि आपको सप्लाई को मेंटेन रखना है, ठीक है, सप्लाई का जो है स्मूथ फ्लो होना चाहिए, नहीं सप्लाई ज़्यादा हो नहीं सप्लाई कम हो। दूसरा है डिमांड, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए ये दो ही चीज़ें होती है ना, सप्लाई और डिमांड। ये तो एग्रीकल्चर प्राइसेस हो चाहे किसी भी चीज़ के प्राइसेस हो, है ना। बाकी हम इसमें भी तो पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन में भी तो यही पढ़ते हैं, डिमांड। तो डिमांड के भी जो शॉक्स हैं, जो चेंजेस हैं, उसको ये एड्रेस करें। तो बफर स्टॉक ये दो चीज़ें ही कर रहा होगा, सप्लाई का एक डिजायरेबल फ्लो मेंटेन कर रहा होगा, और डिमांड के जो भी चेंजेस हैं, अब्रप्ट, स्पेशली अब्रप्ट चेंजेस हैं, उनको ये एड्रेस कर रहा होगा। ये दो ही चीज़ें कर रहा होगा। इन्हीं दो चीज़ों में हम इसके जो है सब हेडिंग्स को डिवाइड करेंगे। तो अपनी हेडिंग हो गई इंपॉर्टेंस वाली, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक, है ना, इन स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस, ठीक है। फर्स्ट, इन मेंटेनिंग डिजायरेबल सप्लाई, ठीक है, या टू रिड्यूस द इफेक्ट, बेटर वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग एक तरह से। इसके अंदर हम तीन चार पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। कैसे होती है सप्लाई डिसरप्शन, कैसे होता है, कभी कभार तो प्रोडक्शन ही लो हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इशू होता है, तो उसको बफर स्टॉक कर सके। एग्जैक्ट इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, वीट राइस, हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकते हैं हम, गूगल करना कि किस ईयर में वीट या राइस के सप्लाई डिसरप्शन के लिए गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक्स को यूज़ किया था, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है भाई, मानसून डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर तो क्या, बट लार्जली, है ना, काफ़ी एग्रीकल्चर, काफ़ी प्रोडक्शन जो है वो मानसून बेस्ड है। तो ये है अनप्रिडिक्टेबल। तो मानसून से रिलेटेड जो क्रॉप में जो क्रैश आ सकता है उसको मेंटेन करने के लिए इसका भी एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि इस ईयर में ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्सट्रीम इवेंट हो जाए, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हो जाए, कि भाई जो क्रॉप है वो खराब हो गई, ठीक है, बर्बाद हो गई, इसका भी आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, और जो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे अब याद नहीं है, और मैं ऐसे गूगल करने का वो तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या करती है एफसीआई, बफर स्टॉक का ओपन मार्केट में सेल कर देती है, जिससे कि सप्लाई जो है वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। उसके अलावा और क्या तरीका होता है कम होने का, ग्लोबल डिसरप्शन हो सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हो सकते हैं। इन सब के एग्जांपल्स गूगल कर लेना, मैंने लिखे हुए थे, मेरे को याद भी थे, ठीक है, बट अब नहीं याद है, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन का तो ठीक है सबको याद है, यूक्रेन का, ठीक है, वीट वाला इशू हो गया था, ठीक है, काफ़ी डिसरप्ट हो गया था। उसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, इसी पर्टिकुलर पॉइंट में और क्या हो सकता है भाई, कभी कभार बम्पर क्रॉप भी आ जाती है। तो बम्पर क्रॉप आ गई तो सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो गई, है ना, तो उसका प्राइस जो है वो गिर जाएगा। इसका एग्जाम्पल अनियन वाला है, ठीक है। अनियन में हमेशा ये रीजनल डिस्पैरिटी भी होती है इसमें बहुत, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। जैसे अनियन का अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया एक जगह पे, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टोरेज में अपने डालना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इनटेक इसका बढ़ जाता है, जिससे कि इसकी सप्लाई थोड़ी कम कर दी जा सके, ठीक है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया, ये पांच अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, डिमांड, कि भाई डिमांड ही डिसरप्ट हो जाए। तो क्या एक इसका पॉइंट हो सकता है कि जब बहुत एकदम से इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे, है ना, जब गवर्नमेंट ने गरीब गरीब कल्याण योजना भी स्टार्ट की थी, है ना। या हो सकता है कि किसी रीजन में कोई कैलामिटी, कोई लोकलाइज्ड कैलामिटी आ जाए, लोकलाइज्ड कैलामिटी के टाइम पे भी हो सकता है, जैसे सिमिलर टू ये दिस ओनली, है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, इसमें एक पॉइंट मुझे याद आ गया, ई एफ पीडीएस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ऊपर होना चाहिए था, ये बी नंबर पे होना चाहिए था कायदे से, बी और सी नंबर पे, ठीक है। कि भाई पीडीएस से बफर स्टॉक जो है वो पीडीएस के लिए भी यूज होते हैं। तो पीडीएस तो डायरेक्टली है ही सब्सिडाइज है, तो वो तो फूड इन्फ्लेशन कम कर ही रहा है ना, मतलब एग्रीकल्चरल प्राइसेस को डायरेक्ट इंटरवेंशन है। उसके अलावा एक और पॉइंट है डायरेक्ट इंटरवेंशन से याद आया, कि मार्केट मैनिपुलेशन गवर्नमेंट रोक सकती है इससे, ठीक है। जो ब्लैक मार्केटिंग और जो होर्डिंग हो रही है, तो मान लो कहीं पे होर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट, क्योंकि वो होल्ड करके आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने स्टोरेज से ग्रेन्स दे के सप्लाई वापस बढ़ा सकती है, तो वो सप्लाई का इक्विलिब्रियम वापस अचीव हो जाएगा, है ना। बहुत सारे तरीके हैं बफर स्टॉक से, मतलब बहुत किया जा सकता है। ये जी तक तो हम यहीं पहुंच गए,
है ना, डिमांड का ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि एमएसपी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बफर स्टॉक, है ना। एफसीआई का एक प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है जिसपे एफसीआई प्रोक्योर करती है, ठीक है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, दिस डिक्टेट्स लॉट ऑफ टाइम, दिस डिक्टेट्स द मार्केट प्राइस एज वेल, ठीक है। लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट लॉट ऑफ टाइम दिस डिक्टेट्स द मार्केट प्राइस, डिक्टेट्स द मार्केट। तो सीधी सी बात है कि बफर स्टॉक की वजह से इनडायरेक्टली मार्केट प्राइस ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। कि एफसीआई भाई इतने प्रोक्योर कर रही है तो लोग उसके आसपास ही उसको एज अ बेंचमार्क मान के प्रोक्योर कर रहे होंगे, है ना। तो इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चर प्राइसेस, ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स बता दिए इस पे मैंने। अब आते हैं चैलेंजेस पे। देखो चैलेंजेस सबको इसके पता ही है, ठीक है, बट लिखने का तरीका है, ठीक है, कि भाई चैलेंजेस क्या है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ठीक है। इसके डायमेंशन समझ लो पहले। भाई क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ इश्यूज होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के, साइंस लिख रहा हूँ मैं, कुछ टेक्नोलॉजी के इश्यूज होंगे, है ना, कुछ पॉलिसी के इशू होंगे, कुछ सप्लाई चेन के इश्यूज होंगे, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज, यही कुछ डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस मैंने पहले बना रखे हैं। इसके अलावा एक दो और डायमेंशन जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट ये यही डायमेंशंस मैंने बना रखे हैं, ठीक है। इन्हीं डायमेंशंस में मैं सोचूंगा। तो पहला पॉइंट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट है तो इसमें ए में मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इनएडिक्वेट है, ठीक है। दूसरा इसका एक्सेसिबिलिटी का इशू है, सीधी सी बात है। सेकंड इसमें क्या हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी, कि भाई अनसाइंटिफिक स्टोरेज है, ठीक है। कवर एंड प्लाइन जिसको बोलते हैं, कैप मॉडल हम अभी तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि भाई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो क्या हो गया, जो पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल फूड आइटम्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो हमारे खराब हो जाते हैं। इसी तरह इन्हीं डायमेंशन पे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया पॉलिसी में कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है स्टोरेज के अंदर ना, बफर स्टोरेज के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। इसका रीजन क्या है, वन ऑफ द रीजन इज ये जो पॉलिसी वाला आ गया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेस्ट किया था। दिस वाज द थर्ड लॉ, थर्ड फार्म लॉ। जो फार्म लॉज का जो कंट्रोवर्सी थी उसमें, लॉज लिख दिया मैंने बोलते बोलते। थर्ड फार्म लॉ वाज अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ओनली, ठीक है। तो इन्हीं डायमेंशंस पे हम बेसिकली, माय पॉइंट इज कि ये इसके आंसर सबको पता होगा। एक तो इन सब में, हाँ अच्छा वो मुझे याद आ गया, इन सभी पॉइंट्स में यू हैव टू गिव डेटा। भाई इन यू कैन नॉट से कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, आपको बताना पड़ेगा कि इतना परसेंट ही वेयर हाउस है, ठीक है। सीएपी कितने परसेंट में यूज होते हैं, 70% ऐसा कुछ है इसका ना, देख लेना। कोल्ड स्टोरेज का सबका डेटा देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में या जीएस3 में। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव डेटा, है ना। बट हाँ, मेरा ओरिजिनल पॉइंट ये था कि भाई यही डायमेंशंस हैं, यही सब हेडिंग्स हैं, इन्हीं डायमेंशंस में आपको सोचना है, और लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैं हर एक में दो दो पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन मैं सब हेडिंग्स बहुत क्लियरली दिए, तो पढ़ने वाले को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और मतलब वो पढ़ने में भी ईज ऑफ रीडिंग भी पड़ती है, और मतलब बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। अच्छा, इसमें यहाँ वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्योंकि डायरेक्टली पूछा नहीं, तो चाहो तो सीधे नॉर्मल 5 पॉइंट दे सकते हो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसके 5 पॉइंट दे सकते हो। इन सब में एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है, गवर्नमेंट स्टेप्स यहाँ लिखने पड़ेंगे। नॉट नेसेसरीली इन एवरी पॉइंट, बट जितना हो सके। देखो मैंने बताया पहले भी अपने लेक्चर में कि एक आंसर में, आंसर राइटिंग के लेक्चर में, कि एक आंसर में गवर्नमेंट स्टेप्स मेंशन कर दिया करो। अब इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट स्टेप मेंशन करने की जगह यही है ज़्यादा, ठीक है, कि आप एग्जाम्पल में गवर्नमेंट स्टेप्स मेंशन कर दो। उसके अलावा इसमें एक केस स्टडी या बेस्ट प्रैक्टिस देना भी अच्छा रहेगा। स्टोरेज में मेरे को जो केस स्टडी दिखाना है वो यूपी की है, पोटैटो स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। और इसमें एक दो देखो कुछ ऐसे ना, अपने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज ढूंढ के रखो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी इशू को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे स्टोरेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम हब एंड स्पोक मॉडल पे, हब एंड स्पोक मॉडल पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। जो व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर यही है ना, ये दो दो पढ़ते हैं।
पीपीपी मॉडल इसमें है, पीपीपी मॉडल हब एंड स्पोक में अपने इश्यूज हैं, बट अभी पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है ना, तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसका कंक्लूजन जो है वो मतलब बेसिकली इसके कंक्लूजन में, क्योंकि हम ऑलरेडी वे फॉरवर्ड दे चुके हैं, बट स्टिल इसका कंक्लूजन कैन बी वे फॉरवर्डिश। ठीक है, इश लगा देता हूँ इसके आगे। ठीक है कि क्योंकि हम ऑलरेडी एक दे चुके हैं, तो इसमें क्या है, जेनरिक सा वे फॉरवर्ड, एक लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए हमें। ठीक है, एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क टाइप। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो हम ये कि वे फॉरवर्ड वाला ना लिखें हम, और उसमें हम लिख दें कि भाई बफर स्टॉक को इम्प्रूव करने से कंज्यूमर को भी फायदा होगा और फार्मर को भी फायदा होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, हम एक जेनरिक वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें तीसरा एक और ऑप्शन है, वो है कोई कमिटी रिकमेंडेशन। ठीक है, स्टोरेज में वैसे भी शांता कुमार कमेटी ने काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, यहाँ पे हम कमेटी रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। वैसे भी एग्रीकल्चर में ध्यान रखना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके ऊपर भाई कोई ना कोई कमेटी ने रिकमेंडेशन दे रखी है। हाँ, बट कंक्लूजन में, और हाँ, ये जो वे फॉरवर्ड था यहाँ पे भी यू कैन यूज कमेटी ना, शांता कुमार कमेटी या अशोक गुलाटी ने कुछ बोला हो, दलवाई कमेटी ने कुछ बोला, यू कैन यूज दैट। कंक्लूजन में ऑल्सो यू कैन यूज दैट, बट ये मत लिखना, कई लोगों ने, मैं पढ़ता हूँ उन्होंने लिखा होता है कि गवर्नमेंट शुड फॉलो दी और शुड यूज द रिकमेंडेशंस गिवन बाय शांता कुमार कमेटी। नहीं, आपको एग्जैक्टली exactly बताना पड़ेगा एक या दो उनकी रिकमेंडेशन। कंक्लूजन में यू कैन गिव अ ब्रॉड रिकमेंडेशन ऑल्सो ना, उनकी कोई ब्रॉड रिकमेंडेशन थी कि पार्टिसिपेटिव डिसेंट्रलाइज कर दो, ऐसा कुछ ब्रॉड वेग सा बता सकते हो इन कंक्लूजन। ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो, बट सीधे बेसिकली ये ऐसे मत छोड़ देना कि गवर्नमेंट शुड फॉलो कमिटी, ऐसा कमिटी रिकमेंडेशंस ऐसे नहीं, बताओ क्या रिकमेंडेशंस थे, है ना। तो ये बेसिकली फर्स्ट आइटरेशन के आंसर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं। इसमें अपने अपने चेंजेस कर सकते हो, बट डिमांड वही रहेगी। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस वाला मैंने बताया ना, ये जैसे इसमें लोगों ने गलती की, डेग्रेस किए लोग, वो सब ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर लार्जली यही रहेगा, पॉइंट्स का कंटेंट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। और मेरे सजेशन में ये जो सब हेडिंग्स हैं, जिस तरह से ये लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, दिस इज बेटर मेरे को, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन बिना ऐसे सब हेडिंग्स के भी लिख सकते हो, स्पेशली इफ इट इज अ 15 मार्कर, तो सब हेडिंग्स के साथ लिखना बेटर ही होता है ना। 15 मार्कर ही था क्वेश्चन भी, 10 मार्कर में फिर भी सब हेडिंग स्किप की जा सकती है, स्पेशली एक पेरिफेरल वाले में, पेरिफेरल डायमेंशन में। जैसे इसमें वे फॉरवर्ड नहीं पूछा है, तो वे फॉरवर्ड में मैंने बोला भी नहीं सब हेडिंग्स डालने के लिए, मैंने नॉर्मल आप 5 वे फॉरवर्ड, कोई भी 5 पॉइंट्स लिख के और आगे बढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आइटरेशन की मैं वीडियो बनाता हूँ।